अच्छा, सबसे पहले तो ये हम 8वां चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये 8वां चैप्टर जो है वो इसमें हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट देखा है। इससे पहले वाली जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने देखा कि क्लास होती क्या है, क्लास के मेंबर क्या होते हैं, क्लास के अंदर जो है वो हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर किसको कहते हैं और उसके अलावा हमने देखा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होता है। ये चीज़ें हमने पिछली क्लास में देख ली। उस चीज़ को थोड़ा-सा उसको समराइज़ करते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। क्लास हमारे पास होती क्या है, एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती है, जिसके पास उसके अपने डाटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शन होते हैं। ठीक है जी? और हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमारे पास क्लास होती है, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं उसको? बाय यूजिंग द क्रिएटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो अपनी क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी? ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? ऑब्जेक्ट हमारे पास एक इंस्टेंस होता है क्लास का, जो कि हमें क्लास को एक्सेस करने के लिए काम आता है। अच्छा, डाटा मेंबर्स क्या होते हैं? डाटा मेंबर बेसिकली हमारे पास वेरिएबल होते हैं, जो कि हम जिनको हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। और मेंबर फंक्शन क्या होते हैं? वो फंक्शन होते हैं जिनको हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। तो लिहाज़ा मेंबर फंक्शन और डाटा मेंबर्स हमें क्लियर हो गए कि क्या होते हैं। इसके बाद एक क्लास जो होती है उसके पास क्या-क्या चीज़ होती है? क्लास के पास जो है वो एट्रिब्यूट्स होते हैं ऑब्जेक्ट के भी और फंक्शन के भी। ठीक है? एट्रिब्यूट्स का मतलब होता है कि अ, कि जो चीज़ें ऑब्जेक्ट और फंक्शन को चाहिए, उसको एट्रिब्यूट्स कहा जाता है। ठीक है जी? तो क्या चीज़ें चाहिए ऑब्जेक्ट और फंक्शन को? ऑब्जेक्ट और फंक्शन को जो है वो डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन चाहिए। तो लिहाज़ा ये उसके एट्रिब्यूट्स हो गए क्लास के। अच्छा, अब हमने देखा था कि क्लास का फॉर्मेट क्या होता है हमारे पास। फॉर्मेट इसका बड़ा सिंपल होता है, ठीक है जी। हम सबसे पहले क्लास का एक कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद क्लास का नाम लिखते हैं और ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट क्लोज़ करते हैं और उसके अंदर हम लोग जो है वो अपना एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं और फिर मेंबर लिखते हैं। अब यहाँ पे हमने देखना ये है कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या चीज़ होती है। सबसे पहले एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जो क्लास होती है हमारे पास, क्लास का जो नेम है वो हमें एक वैलिड नेम रखना पड़ता है। यानी कि हम उसके अंदर कोई नंबर्स से स्टार्ट नहीं कर सकते, कोई कॉमा, कोई डैश, कोई इस तरह की चीज़ हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? हमें उसका नाम जो है वो हमेशा किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, जब हम लोग क्लास की बॉडी में आते हैं, तो हमें बॉडी में आके 2 चीज़ें मिलती हैं। एक हमें मिलता है डाटा मेंबर्स और दूसरी हमें मिलती है मेंबर फंक्शन। ठीक है जी? तो डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन हमें मिलते हैं, 2 चीज़ें मिलती हैं क्लास की बॉडी के अंदर जब हम आते हैं। तो इसमें जब हम आए तो हमने क्या देखा, डाटा मेंबर्स वो वेरिएबल्स होते हैं, वो चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे आप अपने जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो क्या कहते हैं उसको, वेरिएबल्स जो हैं उसको आप लोग स्टोर करते हैं। मेंबर फंक्शन जहाँ फंक्शन बना के रखते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक्सेस स्पेसिफायर कितने किस्म के होते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर आपके पास 3 किस्म के होते हैं। पहला होता है प्राइवेट, उसके बाद होता है पब्लिक, उसके बाद होता है प्रोटेक्टेड। हम ये पिछली क्लास में बहुत डिटेल में देख चुके हैं प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड क्या होता है। थोड़ा-सा ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि हमने एक क्लास बनाई थी सी रेक्टेंगल के नाम से। प्राइवेट जब हम लिखते हैं तो प्राइवेट के बाद हम कॉलन लगाते हैं, ठीक है जी। यहाँ आपने ये सेमी कॉलन लगाया लेकिन आपने कॉलन यूज़ करना है। और प्राइवेट के बाद हम उसके अंदर क्या लिखते हैं, हम वेरिएबल्स लिखते हैं। जैसे हम पहले प्रोग्रामिंग में अपने वेरिएबल्स डिफाइन करते थे। वेरिएबल लिखने के लिए हमें उसकी डाटा टाइप साथ लिखनी पड़ती है। तो हम इस तरह से वो अपने वेरिएबल्स को प्राइवेट के अंदर लिखेंगे और पब्लिक के अंदर हम अपना फंक्शन लिखेंगे। जो फंक्शन हम वहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है जी? उस फंक्शन को हम लोग पब्लिक के अंदर लिखेंगे। क्यों पब्लिक के अंदर लिखेंगे? क्योंकि पब्लिक में हम जो चीज़ लिखेंगे वो क्लास से बाहर यूज़ हो सकती है और प्राइवेट में हम जो चीज़ लिखेंगे वो सिर्फ़ क्लास के अंदर यूज़ हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेरिएबल हैं एक्स, वाई,
ये वेरिएबल जो है वो इस फंक्शन के अंदर ही यूज़ होंगे, ठीक है जी? इससे बाहर यूज़ नहीं हो रहे, ठीक है? इस क्लास के ही लिए ये फंक्शन है। अच्छा, इसके बाद जो है हमने देखा कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है। हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का तरीका देखा कि जी उसके हम अंदर क्लास का नाम लिखते हैं, क्योंकि जिस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाना होता है, उस क्लास का हम नाम पहले लिखेंगे। नाम लिखने के बाद हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है जी? ऑब्जेक्ट का नाम हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे उसमें जैसे सी रेक्टेंगल है या जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है, हम वो लिखेंगे, ठीक है जी? और उसके बाद जो है हम वहाँ पे सेमीकोलन डाल देंगे। इससे हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जैसे ये एग्जांपल है सी रेक्टेंगल R1, ठीक है जी? तो सेमीकोलन डाला हुआ है और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। मेक श्योर के जो एक्सेस स्पेसिफायर है उनके साथ कॉलन लगेगा और बाकी जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन है इन सब के साथ जो है सेमीकोलन ही लगेगा। अच्छा, इसके अलावा ये प्रोग्राम हमने देखा था लास्ट उसमें कि हम एरिया कैलकुलेट कर रहे थे रेक्टेंगल का और हम किस तरह से हमने कैलकुलेट किया था। हमने उसका फंक्शन लिखा क्लास के अंदर और हमने उसके वेरिएबल्स को लिखा और वेरिएबल्स को आगे हमने वैल्यूज सेट कर दी और इस तरह करके हमने पूरा प्रोग्राम बनाया। उसके बाद हमने जो अपना मेन प्रोग्राम लिखा है वो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। तो हमने यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट से हमने अपने फंक्शन को कॉल किया। ऑब्जेक्ट से फंक्शन कैसे कॉल होता है? हम सिंपली ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, डॉट डालते हैं और जिस हमने फंक्शन को कॉल करना होता है उस फंक्शन का नाम लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं। जैसे हम फंक्शंस वाले चैप्टर में कर रहे थे। हम क्या करते थे, एक फंक्शन बनाते थे, फंक्शन बनाने के बाद हम उसमें वैल्यूज डालते थे और वैल्यूज हम ऊपर पास कर देते थे और वो क्या होता था कि वो वैल्यूज उसके रिक्वायर्ड जो ऊपर फंक्शन होता था उसके अगेंस्ट जाके वैल्यू फिक्स होती थी और जो आंसर वहां से आता था वो हमें यहाँ पे मिल जाता था, ठीक है जी? ये हमारा एक सिंपल सा तरीका होता था। तो जी ये तो यहाँ तक चीजें थी आपकी, ये डिटेल जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाई है। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर मैंने आपको बता दिया, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में डाटा हाइडिंग के बारे में बताया था। डाटा हाइडिंग जो होती है वो हमारे पास होती है बेसिकली इनकैप्सुलेशन उसको कहलाती है, ठीक है जी? अ, यानी कि हमने डाटा को हाइड करना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं? बेसिकली इसके अंदर वो यही बता रहा है आपको डाटा हाइडिंग के अंदर कि आप लोग के पास डाटा हाइडिंग जो है वो सी प्लस प्लस का एक बड़ा ही की फीचर है, ठीक है जी? हम इसमें क्या करते हैं, हम अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम इल्लीगल एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, ठीक है? कोई मतलब बंदा है तो अगर उसने हमारी क्लास को यूज करना है तो वो बाहर से यूज ना कर सके, उसकी हम कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। वो जो हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं वो बेसिकली डाटा हाइडिंग कहलाती है। डाटा हाइडिंग एक्चुअली एक तरीके से ये प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड को ही हम कहते हैं, ठीक है जी? तो प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड में हम जिस तरह डाटा को रखते हैं इसको हम इनकैप्सुलेशन भी कहते हैं और डाटा हाइडिंग भी कहते हैं। तो ये टेबल है जी, इंपॉर्टेंट टेबल है, आपके सामने ओपन हो गया है। इस टेबल को आप लोग देख लें, समझ लें, ये आपकी बुक में भी टेबल मौजूद है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें वो बता रहा है कि क्या-क्या चीज़ें हमारे पास पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में एक्सेसिबल होती हैं, ठीक है जी? तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो मुझसे पूछें, अदरवाइज़ हम इस टेबल को डिस्कस करते हैं और फिर आगे चलते हैं। जी, जी स्टूडेंट्स। कोई सवाल है तो डिस्कस करें मेरे से। जी, तो इस टेबल के अंदर जो है वो हम लोग ने क्या देखते हैं कि इसमें हमारे पास टेबल बना हुआ है पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट का। सबसे पहले हमें एक्सेस के बारे में बताया गया है। तो एक्सेस ऑफ मेंबर्स यानी कि डाटा की फंक्शन की एक्सेस एक क्लास के अंदर यानी विद इन द क्लास जो है हम किस-किस एक्सेस स्पेसिफायर में अपने मेंबर्स या डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो पब्लिक में हम लोग कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड में और प्राइवेट में। इसका मतलब ये है कि जो हमारा डाटा है, जो हमारी क्लास के अंदर है, ठीक है जी? उसको तो हम लोग पब्लिक
प्राइवेट, प्रोटेक्टेड कहीं पे भी हो उसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है ड्राइव क्लास, ठीक है जी। ड्राइव क्लास आपके कोर्स में नहीं है, वो हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। यानी एक आपकी मेन क्लास होती है और उसकी एक सब क्लास होती है। सब क्लास जो होती है उसमें आप उसको कहते हैं हम ड्राइव क्लास, ठीक है जी। तो ड्राइव क्लास जो होगी उसमें ये ज़रा डिफरेंट है। उसमें पब्लिक भी येस है और प्रोटेक्टेड भी येस है और प्राइवेट नो है। यानी कि प्राइवेट में जो चीज़ें हैं वो ड्राइव क्लास में आप एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन ड्राइव क्लास में आप पब्लिक की चीज़ें जो और प्रोटेक्टेड वाली चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं अपनी ओरिजिनल क्लास की। ड्राइव क्लास जो है वो ओरिजिनल क्लास से ही मिलके बनती है, यानी उसकी छोटी कह लें सब पार्ट होता है। और हम जो ड्राइव क्लास होती है, हम ड्राइव क्लास के अंदर जो डाटा हम पब्लिक में रखते हैं और प्रोटेक्टेड में रखते हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट वाले को हम ड्राइव में भी एक्सेस नहीं कर सकते। इसके अलावा जो हमारे पास मेंबर्स होते हैं, डाटा मेंबर्स होते हैं, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो हम पब्लिक में अगर डाटा मेंबर्स आपकी क्लास में पड़े हुए हैं तो वो हर जगह एक्सेस हो जाएंगे। अदरवाइज प्रोटेक्टेड में अगर डाटा मेंबर पड़े हैं और प्राइवेट में डाटा मेंबर पड़े हैं तो वो एक्सेस नहीं हो सकते। तो ये आपके लेवल ऑफ हाइडिंग मेंबर्स थे। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा आ जाता है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का। ठीक है जी। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जो है ये बड़ा ही की कॉन्सेप्ट है और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब तक की आपने जो जो चीजें पढ़ी हैं तक का, तो वो अब हम समझते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अच्छा, हम कुछ अपनी एक आध क्लास में ना, कल वाली क्लास भी हम इस तरह ही 2 बजे करेंगे। और उसमें मैं इंशाल्लाह ये अगर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम आगे रिवीजन क्लास भी अपनी एक आध रखेंगे। रिवीजन क्लास में जो है ना हमने ये बताना होगा, मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कराऊंगा, जैसे लोकल फंक्शन हो गया, ग्लोबल फंक्शन हो गया, ये चीजें हो गई, ठीक है। ये सारी मैं आप लोगों को उसमें करवाऊंगा अपने अ, जो मैं क्लास यूज करूंगा रिवीजन वाली। अच्छा, तो सबसे पहले अब हम समझते हैं कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बेसिकली जो है वो स्पेशल मेंबर फंक्शन होते हैं विद इन द क्लास विद द सेम नेम ऑफ दैट क्लास। ठीक है जी, मतलब एक सेम नेम से हमारे पास क्लास है और उसको विद इन द क्लास हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। ठीक है जी। तो यहाँ तक सारी बात हो गई। ठीक है जी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको और देखते हैं डिटेल में। ठीक है जी। अ, एक मिनट में आपका ज़रा इधर पैटर्न वगैरह निकाल रहा हूँ साथ साथ चीज़ें। जी, अच्छा, एक चीज़ और है कि क्या आप लोगों ने अपना पेपर डाउनलोड किया हुआ है फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से? जो आप लोगों के पास पेपर थे, उसको आपने अच्छे से तैयारी करके जाना है पास पेपर्स की। ठीक है? उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। तो मेक श्योर आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हों। ठीक है? अभी हम एक सवाल डिस्कस करने लगे हैं, जो जैसा कि आपके पास एक आपके पेपर में आया हुआ है और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो क्या पेपर में सवाल है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन दैट इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। यानी वो एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है ऑटोमेटिकली व्हेन इट इज क्रिएटेड। यानी इसका मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टर जो है कोई स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन होगा, ठीक है, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, और कंपाइलर हमारे पास क्या करता है, कंपाइलर हमारे पास आइडेंटिफाई करता है गिवन मेंबर फंक्शन को जो कि कंस्ट्रक्टर से मिलके बना होता है। ठीक है जी। और उसका एक नाम है और उसकी एक रिटर्न टाइप है। ठीक है जी। अब हमें जब कंस्ट्रक्टर को बनाना है तो उसके लिए हमें किन रूल्स का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर हैव सेम नेम एज दी ने एज दैट ऑफ नेम ऑफ क्लास। यानी कि कंस्ट्रक्टर का नाम जो है वो हमारे पास सेम होना चाहिए जो क्लास का नाम है। पहला तो ये रूल आ गया। दूसरा रूल क्या आ गया, कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई उसकी रिटर्न टाइप नहीं होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टर जो है वो हमेशा पब्लिक में लिखा जाएगा, पब्लिक स्पेसिफायर में। अब उसने एक एग्जांपल दे दी।
वो कह रहा है कंसीडर करें फॉलोइंग सैंपल प्रोग्राम टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर इन क्लासेस। तो क्या कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर का कि हमें कंस्ट्रक्टर के लिए जो हम बना रहे हैं, हम हमारे पास एक क्लास है कॉन्टेस्ट, ठीक है जी, क्लास कॉन्टेस्ट है, उसके अंदर पब्लिक में हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है जी। अब आप देखो कि हमने क्या किया हुआ है कि हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया पब्लिक के अंदर और उसका नाम भी वही रखा जो हमने अपनी क्लास का नाम रखा हुआ है, ठीक है जी। और हमने क्या सी आउट करा दिया, आई एम अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है जी। जब ये चीज चलेगी तो ये लिखा आएगा। इसके बाद हम मेन फंक्शन अपना बनाते हैं। मेन फंक्शन में हम जब मेन फंक्शन लिखते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो सीटी हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या करेगा, सीटी जो है हमारे पास, जो हमारे पास क्लास है कॉन्टेस्ट, उस क्लास को इनिशियलाइज करेगा। अब इसमें एक चीज थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ लिखा हुआ है क्लास कॉन्टेस्ट और ये देखें आप इसमें टी जो है वो छोटा ही है और इधर टी उसने बड़ा लिख दिया है। तो इससे घबराना नहीं है, दोनों में आपने अगर इधर जो फॉर्मेट रखा है वही आपने इधर रखना है। ये उसने थोड़ी मिस्टेक की हुई है, ठीक है। अगर आप टी इधर बड़ा लिखोगे तो इधर भी बड़ा लिखोगे, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया कि आपके पास वहां पे एक आपने अपना कंस्ट्रक्टर जो है उसको क्रिएट कर दिया और फिर आपने गेट सी एच लगा के और प्रोग्राम एंड कर दिया। अब जब ये वाली कमांड आपकी चलेगी तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ से जो है वो आपके पास आपका कंस्ट्रक्टर मूव करेगा और आपको एक डाटा टाइप देगा। अभी हम इसके एग्जांपल करते हैं तो ज्यादा समझ आएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद कंस्ट्रक्टर के बारे में और आपके पास क्या चीज है, डिस्ट्रक्टर देख लेते हैं जी, ठीक है। फिर एग्जांपल की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अच्छा आगे वो बता रहा है आपको कि आपके पास कंस्ट्रक्टर की भी दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप होती है कंस्ट्रक्टर की जो कि कहलाती है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर, और दूसरी टाइप होती है आपके पास यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर या एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब मैं अभी आपको कंफर्म कर देता हूँ कि आपके कोर्स में कहाँ तक है ये कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, कि इसकी टाइप्स को डिस्कस किया हुआ है कि नहीं। अच्छा, डाटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट हो गया, कंस्ट्रक्टर, ठीक है जी। कंस्ट्रक्टर बिल्कुल टाइप को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर और उसकी टाइप्स भी हैं, ठीक है। इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अ कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी आर्गुमेंट और विद डिफॉल्ट वैल्यू फॉर एवरी आर्गुमेंट इज ट्रीटेड एज डिफॉल्ट इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर। इसका क्या मतलब है कि कोई भी कंस्ट्रक्टर जो कि जिसके अंदर आर्गुमेंट में कोई वैल्यू ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है जी। अ, अगर हम कोई डिक्लेयर ना करें अपनी कंस्ट्रक्शन में कोई क्लास डेफिनेशन, ठीक है ना, तो कंप्यूटर है वो एज्यूम करता है कि क्लास के पास जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मौजूद है जिसका कोई आर्गुमेंट नहीं है। अगर हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं क्लास के अंदर तो बाय डिफॉल्ट क्लास खुद ब खुद ये समझना शुरू कर देती है कि भाई मेरे पास जो है वो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसका कोई आर्गुमेंट नहीं है, ठीक है जी। तो देयर फोर्स के रिजल्ट में क्या होता है कि वो क्लास अपने आप को डिक्लेयर करती है जैसे उसने डिक्लेयर करना होता है और वो फिर रिजल्ट उसका दिखाती है, जैसे कि यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब हमने इस प्रोग्राम के अंदर कोई स्पेशल कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा जैसे हमने पुराने प्रोग्राम में लिखा था, ठीक है जी। तो और अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो समझेगा मेरे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मौजूद है, ठीक है। इसके बाद यूजर डिफाइन कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या होता है, वो ये होता है कि व्हेन यूजर डिफाइन कंस्ट्रक्टर्स इन क्लास फॉर देयर ओन पर्पस स्पेशली फॉर इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल दैट सच टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड यूजर डिफाइन, यानी कि यूजर खुद डिफाइन करे कंस्ट्रक्टर को फॉर डिक्लेयरिंग द क्लास, ठीक है जी। तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कंस्ट्रक्टर जो कि हम खुद बनाते हैं, ठीक है जी। इसके बाद एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है जी। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है कि यूजिंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन द सेम क्लास इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, यानी कि हम एक एक कंस्ट्रक्टर से ज्यादा
कंस्ट्रक्टर को यूज करें सेम क्लास के अंदर तो उसको कहा जाता है कि ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। इससे होता क्या है? तो इससे होता ये है कि हम इसको यहाँ से देखते हैं और हमें पता लगेगा कि इससे हमारे पास क्या होता है। ठीक है जी। तो जी, like any other function, a constructor can be also be overloaded with more than one function, बिल्कुल सही है, that have the same name but different type of number of parameter. For an overloaded function, the compiler call the function whose parameters match the argument used in the function call. In the case of constructor overloading, the constructor executed whose parameter match the argument passed on their object declaration. तो बस जस्ट उसने एक्सप्लेनेशन बताई है, इतना मसला नहीं, बस इसमें आपने तीन बातें याद रखनी है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में वो बेसिकली आपको तीन बातें एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या तीन बातें बेसिकली है, होता क्या है ये? द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हमें क्या समझ आई कि जी, द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, यानी कि मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को बनाना विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, पैरामीटर उसमें डिफरेंट होंगे, उसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है जी। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग सेम नेम होगा लेकिन वो किस तरह से डिफरेंट होंगे? वो तीन तरह से डिफरेंट होंगे। पहला क्या है? उनमें नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए। उसमें जो पैरामीटर की टाइप्स हैं, यानी इंटीजर है, फ्लोट है, उसको डिफरेंट होना चाहिए। तीसरी चीज क्या है कि उसके अंदर जो सीक्वेंस है पैरामीटर का, उसको डिफरेंट होना चाहिए। तो ये है हमारे पास जी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का एग्जांपल। ठीक है जी। अच्छा, अब ये मैंने आपको डिस्ट्रक्टर बताना है। अच्छा, डिस्ट्रक्टर क्या होता है कि वो हमारे पास एक मेंबर फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जब हम एक ऑब्जेक्ट, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को जब उसका काम खत्म हो जाता है तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर का एग्जैक्टली उल्टा काम होता है कंस्ट्रक्टर के। डिस्ट्रक्टर वर्क्स ऑपोजिटली टू अ कंस्ट्रक्टर। पहली चीज इसमें ये पॉइंट है, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ डिस्ट्रक्टर। जी, तो सबसे पहले डिस्ट्रक्टर क्या करता है जी? डिस्ट्रक्टर वर्क्स ऑपोजिट टू द कंस्ट्रक्टर। इट डीलोकेट मेमोरी दैट इज एलोकेट टू एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स क्रिएशन। यानी कि जब हम पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमें एक मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है, स्पेसिफाइड कर दी जाती है ऑब्जेक्ट बनाने के बाद। फिर क्या होता है कि उसके बाद जब हम डिस्ट्रक्टर यूज करते हैं तो बेसिकली वो जो मेमोरी ली होती है, वो मेमोरी वापस चली जाती है हमारे सिस्टम को। ठीक है, और वहां पे हमारे पास जो भी हमारा कंस्ट्रक्टर होता है उसको वो बेसिकली वो उसके उलट काम करता है, वो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करके खत्म कर देता है। तो डिस्ट्रक्टर की हमारे पास कोई डाटा टाइप, वो रिटर्न टाइप नहीं होती है, और उसका नेम हमारे पास सेम होता है जो हम क्लास का नाम रखते हैं। लेकिन फर्क क्या होता है कि हम डिस्ट्रक्टर में एक साइन यूज करते हैं, टिल्ट साइन। ठीक है जी। वो टिल्ट साइन किस तरह का होता है, वो मैं आपको ये वाला टिल्ट साइन है, ठीक है जी, जो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको कहते हैं टिल्ट साइन। ठीक है जी। ये हम यूज करते हैं और नाम इसका वैसे ही होता है जो क्लास मेंबर का क्लास का नाम होगा। ठीक है जी। तो इसको हमें कैसे हम कंस्ट्रक्टर में और डिस्ट्रक्टर में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? कंस्ट्रक्टर में आप देखो ये वाला साइन नहीं है, ठीक है, लेकिन आप जब देखते हो इसको डिस्ट्रक्टर को, तो आपको यहाँ नजर आता है कि आपके पास जो डिस्ट्रक्टर है उसमें आपके पास ये वाला साइन मौजूद है। ठीक है जी। तो ये दो चीजें हो गई, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर हो गया। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को समझ आई है? तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह कल हम एक एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। और आज हम मैंने आपको कंस्ट्रक्टर पढ़ाया, डिस्ट्रक्टर पढ़ाया, कंस्ट्रक्टर की टाइप्स पढ़ाई मैंने आपको, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बताया क्या होता है, और आपको कुछ पिछली चीज़ें रिवाइज कराई, और डाटा हाइडिंग थोड़ा सा मैंने आपको समझाया। अब हम कल जो है इसकी एक एग्जांपल करेंगे। ठीक है जी। इस चीज़ को आपने पढ़ के आना है, समझ के आना है। लेक्चर आपको मेरे चैनल आईवेक्स टेक्निसिटी पे अपलोड हुआ हुआ मिल जाएगा। लिंक मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर लूँगा, तो आप लोग इसको शाम को सुनिएगा, देखिएगा, और फिर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो मुझसे डिस्कस करिएगा। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल करेंगे, और एक दो और एग्जांपल हम इसकी करेंगे, जैसे कि
वो सवाल जो मैंने आपको बताया टाइम वाला सवाल जो है। अब आपको मैं एक बड़े मज़े की बात बताने लगा हूँ, ठीक है जी? आपके जो प्रीवियस पेपर थे फेडरल बोर्ड के, उसमें जो सवाल आया हुआ है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में जो 8 नंबर का सवाल आया हुआ है, वो एग्ज़ैक्टली मैंने आपको बताया था कि आईटी सीरीज़ की मरियम वाली जो किताब है, उसको आपने खरीद लेना है और उससे प्रैक्टिस करनी है, उससे तैयारी करनी है। तो देखो उसमें एग्ज़ैक्टली प्रॉब्लम नंबर 8.8 वही प्रॉब्लम है जो आपकी एग्ज़ैक्टली पेपर में आई है। और पेपर में आपके मोस्ट मतलब सारे सवाल जो आए हुए हैं ना, वो उसी बुक से आए हुए हैं, आईटी सीरीज़ वाली से। तो लिहाज़ा आप सब लोग अगर आपने नहीं खरीदी तो आप सब लोग उसको ले लो और उसको जो है उसको यूज़ करो अपने साथ और